गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड सेकेंड ईयर। आज आपका पेपर है भूगोल का समीकरण शास्त्र। मैं आपको डायग्राम पढ़ा रही थी। मैंने डायग्राम का अर्थ पढ़ाया था कि डायग्राम क्या होता है। डायग्राम का अर्थ जैसे मैंने आपको बताया था कि सांख्यिकी जितने भी आंकड़े होते हैं उनको हम एक रेखा चित्र पर दर्शाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डायग्राम कहते हैं। जिस पर सांख्यिकी आंकड़े हम ये कह सकते हैं, जितने भी सांख्यिकी आंकड़े होते हैं उनको हम प्रतिशत में बदलकर कोणों के द्वारा किस पे दर्शाते हैं, रेखा चित्र पर दर्शाते हैं। क्योंकि आंकड़ों को प्रतिशत में चेंज करके ही हम रेखा चित्र या डायग्राम या ग्राफ पर दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था समान आरेख डायग्राम। दूसरा मैंने आपको बताया था मिश्रित दंड आरेख डायग्राम। और तीसरा मैंने आपको बताया था चक्र आरेख डायग्राम। साधारण डायग्राम या हम ये कह सकते हैं जो नॉर्मल डायग्राम होता है उसको हम सिर्फ किसके लिए करते हैं, कृषि उत्पादन के लिए, औद्योगिक उत्पादन के लिए और जनसंख्या को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, साधारण डायग्राम का प्रयोग करते हैं। मिश्रित दंड आरेख डायग्राम जैसा मैंने सेकंड प्रकार आपको बताया था, मिश्रित दंड आरेख डायग्राम में हम एक ही जो दंड होता है या एक जो बार होती है उस बार पर हम दो आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि जनसंख्या का, जैसे मैंने आपको बताया था जनसंख्या में हमने बालक और बालिका दोनों को दर्शाया था। मिश्रित दंड आरेख में हम दो अलग अलग रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं और यह दो अलग प्रकार की छाया भी उसमें हम दे सकते हैं या आकृति बना सकते हैं, जिस पर हम किसको क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मिश्रित दंड आरेख। तीसरा मैंने आपको बताया था चक्र आरेख। चक्र आरेख में जो सांख्यिकी आंकड़े होते हैं उनको प्रतिशत निकालकर कोणों के माध्यम से 90 डिग्री कोण पे, 35 डिग्री कोण पे, 25 डिग्री कोण पे, 15 डिग्री कोण पे, मतलब अगर वो चक्र आरेख डायग्राम बनेगा तो उसमें कोण जरूर बनेंगे। 90 डिग्री का कोण बन सकता है, 180 डिग्री का कोण बन सकता है। तो इस तरीके से कोण बनते हैं। जैसे मैं सपोज मान लो साधारण दंड आरेख में तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक समान आकार के हम क्या करते हैं, दंड खींचते हैं। और मिश्रित दंड आरेख में हम क्या करते हैं, जो एक ही दंड होता है उसी दंड पर हम दो आरेख बताते हैं। इस तरीके से हमने एक छाया बनी और इस तरीके से हमने दूसरी छाया बन ली। चक्र आरेख में हम इस तरीके से एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त में हमने बीच का हम वृत्त परिधि का वो मानेंगे और कोण मानते हुए हम इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये सपोज मान लो 90 डिग्री का हमने बनाया, फिर 25 का हुआ, 45 का हुआ, 60 का हुआ। इस तरीके से हम कोणों की सहायता से क्या करेंगे, चक्र आरेख बनाते हैं। अब चौथा प्रकार मैं बताती हूँ आपको, ब्लॉक पाइल डायग्राम। फोर्थ प्रकार है डायग्राम का ब्लॉक पाइल डायग्राम। ब्लॉक पाइल डायग्राम इसमें हम लिखेंगे, इसमें अनेक ब्लॉक्स, अनेक ब्लॉक्सों को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखकर प्रदर्शित किया जाता है। इसमें ब्लॉक लंबाई चौड़ाई व
करने में इसकी विशेष उपयोगिता है। अब कैसे बनेगा ब्लॉक पाई डायग्राम? इस तरीके से हमने हमने क्या करा, इस तरीके से ब्लॉक बनते हैं या इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब एक के ऊपर एक, जैसे यहाँ पर हमने 16 का रखा, यहाँ पर जैसे हम 2014 रखते हैं और उतने ही हम क्या करेंगे, इस पर ब्लॉक बनाते जाएंगे। तो एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक चढ़ता ही जाएगा। जैसे इसमें लिख के रखा है, क्या लिख रखा है, इसमें अनेक ब्लॉक्स होते हैं। जैसे हमने बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से हम कई सारे ब्लॉक्स बनाते चलते हैं। और इस तरीके से जब हम ब्लॉक्स बनाते चलते हैं तो एक ब्लॉक के ऊपर हम दूसरा ब्लॉक रख रहे हैं। तो जो ब्लॉक्स को एक के ऊपर क्या लिख रखा है, एक के ऊपर एक रखकर प्रदर्शित किया जाता है। इसमें ब्लॉक की जो लंबाई होती है, ब्लॉक की लंबाई, चौड़ाई और वो ऊंचाई में बनाए जाते हैं। मतलब एक ही लंबाई भी सेम होगी, ऊंचाई भी सेम होगी और चौड़ाई भी सेम होगी। तुलना करने में इसकी विशेष उपयोगिता होती है। सपोज मानो हम किसी आंकड़ों की तुलना कर रहे हैं आपस में, तो उस तुलना करने में ब्लॉक पाई डायग्राम की विशेष उपयोगिता होती है। ब्लॉक पाई डायग्राम के द्वारा हम तुलना को आसानी से इस तरीके से बता सकते हैं। सेकंड है रिंग डायग्राम, फिफ्थ है रिंग डायग्राम। रिंग डायग्राम, रिंग डायग्राम में हम लिखेंगे इसका प्रयोग भी, इसका प्रयोग भी तुलनात्मक दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें एक रिंग में आनुपातिक माप के कई अन्य
जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं क्रम संख्या, फिर लिखेंगे नाम, जिला और क्षेत्रफल, वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर। फर्स्ट मुजफ्फरनगर, सेकंड मेरठ, थर्ड गाजियाबाद, फोर्थ नोएडा, और फिफ्थ बागपत। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल 4008, 3911, 2511, 1501 और 1345। अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार से रिंग बनाएंगे। फर्स्ट, अब सबसे कम किसका है, क्षेत्रफल, तो सबसे कम क्षेत्रफल है बागपत का, तो सबसे छोटा क्या बनेगी, इसकी रिंग बनेगी और इसमें हम लिखेंगे बागपत। फिर उससे कम है नोएडा का क्षेत्रफल, तो इसी के ऊपर क्या बनेगी, एक रिंग और बनेगी और इस तरीके से हम क्या लिखेंगे इसमें नोएडा। फिर गाजियाबाद, फिर मेरठ और मुजफ्फरनगर। तो रिंग डायग्राम इस तरीके से बनता है, जैसे लिखा गया है कि इसका प्रयोग भी तुलनात्मक दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। किसको करता है, तुलनात्मक को। हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से डायग्राम बनाकर क्षेत्रफल की तुलना कर रहे हैं हर एक क्षेत्र के जिला जो है, हमने यहाँ लिखा जिले, तो जो जिले हैं उनके हम क्या कर रहे हैं, क्षेत्रफल की तुलना कर रहे हैं कि सबसे कम जो क्षेत्रफल है बागपत के जिले का है, फिर नोएडा के जिले का उससे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, मुजफ्फरनगर जिले का है। करने के लिए क्या रहता है, इसमें एक रिंग में आनुपातिक माप के कई अन्य छोटे छोटे रिंग्स बनाए जाते हैं। जैसे जो बनाए जाते हैं इनको मतलब ये जो सीक्वेंस में होंगे और एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक रिंग बनती जाएगी। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है तो सबसे बड़ी रिंग मुजफ्फरनगर की, उससे कम क्षेत्रफल है तो मेरठ की उससे अंदर बनेगी रिंग। तो इस तरीके से इसको कहते हैं रिंग डायग्राम। फिर नेक्स्ट है आयत डायग्राम। सिक्स्थ डायग्राम है आयत डायग्राम। आयत डायग्राम है, इसमें हम लिखेंगे इस डायग्राम में आंकड़ों को आयत के रूप में प्रदर्शित किया जाता
तुलनात्मक अध्ययन के लिए बहुत लाभदायक होता है, जैसे लाभदायक होता है जैसे राज्य उत्पादन कपास लाख टन लाख गांठें राज्य में गुजरात आंध्र प्रदेश हरियाणा राजस्थान 2009 7.5 4.84 इस तरीके से आयत बनता है और उसी आयत के अंदर कई सारे आयत बनते जाते हैं। मतलब 2 लाख मतलब जो गांठें दे रखी है लाख गांठें, उसी गांठों के अकॉर्डिंग क्या बनते जाएंगे, आयत अंदर के अंदर बनते जाएंगे। जैसे इसमें भी लिख रखा है आंकड़ों को हम किसके रूप में प्रदर्शित करते हैं, आयत के रूप में प्रदर्शित करते हैं और तुलनात्मक अध्ययन के लिए क्या होता है, अधिक लाभदायक होता है। अब इसके अंदर हम लिखेंगे राजस्थान हरियाणा आंध्र प्रदेश, मतलब सबसे ज्यादा कपास की जो गांठें प्राप्त हुई है वो कहाँ से प्राप्त होती है, गुजरात से प्राप्त हुई है। हम इस तरीके से क्या दर्शा सकते हैं, तुलना बता रहे हैं और एक के अंदर एक क्या कर रहे हैं, जैसे रिंग बनता है वैसे ही आयत डायग्राम भी बनता है, एक के अंदर एक आयत डायग्राम और लास्ट है स्फीयर डायग्राम। 7th पॉइंट है आपका डायग्राम। इसके डायग्राम में हम लिखेंगे इसका प्रयोग भी आंकड़ों के तुलनात्मक प्रदर्शन के लिए किया जाता है। इसमें मापक के आधार पर भी स्फीयर का आकार निर्धारित किया जाता है। जनसंख्या क्षेत्रफल आदि के आंकड़े
किया जाता है। भूगोल भूगोल शिक्षण भूगोल शिक्षण में स्फीयर डायग्राम का उपयोग अधिक होता है, जैसे गणित जिलों का क्षेत्रफल 27,244 वर्ग किलोमीटर एवं 16,830 वर्ग किलोमीटर प्रदर्शित किया जाता है। अब जैसे स्फीयर डायग्राम बनेगा किस तरीके से, हम जिस तरीके से ग्लोब का अक्षांश रेखांतर रेखाएं बनाते हैं उसी तरीके से क्या बनता है, स्फीयर डायग्राम भी बनता है। इस तरीके से बनेगा। अक्षांश रेखांतर रेखाएं बनाते हैं। सिर्फ अक्षांश रेखाएं जो होती हैं उसमें क्या होता है, बीच में हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचती है हमारे, लेकिन इसमें बीच में ही लाइन खींचते इसमें इस तरीके से फिर, तो ये सबसे जो बड़ा है मतलब भाई का क्षेत्रफल है हो जाता है, तो यह क्या बनेगा, इतना बड़ा बनेगा। और शुरू का जो क्षेत्रफल है वो कम है, तो उसी क्षेत्रफल के हिसाब से हम क्या करेंगे, स्फीयर डायग्राम बनाएंगे। और यहाँ लिखेंगे हम जिले का नाम। क्या लिखा गया है स्फीयर डायग्राम में कि इसका प्रयोग आंकड़ों के जो आंकड़े हैं उसके तुलनात्मक प्रदर्शन के लिए किया जाता है। इसमें मापक के आधार पर जो मापक दे रखा है उसी के आधार पर हम स्फीयर का आकार भी निर्धारित किया जाता है। जैसे जो मापक दे रखा है, यहाँ पे बीकानेर का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो दे रखा है कितना, 27,244 वर्ग किलोमीटर, और यहाँ पर मापक दे रखा है 16,830 किलोमीटर। तो इसका मापक ज्यादा है तो उसी आधार पे स्फीयर का आकार भी ज्यादा है, और चूरू जिले का क्षेत्रफल कम है तो स्फीयर का आकार भी कम है। तो मापक के आधार पर ही स्फीयर का आकार निर्धारित करता है। इसमें हम किस चीज को दर्शाते हैं, जनसंख्या को और क्षेत्रफल को, दो चीजें इसमें दर्शाई ज्यादा जाती है, जनसंख्या और क्षेत्रफल आदि के आंकड़ों को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। भूगोल शिक्षण में स्फीयर डायग्राम का सर्वाधिक प्रयोग होता है, या हम ये कह सकते हैं कि भूगोल शिक्षण में सर्वाधिक जो डायग्राम बनता है वो कौन सा बनता है, स्फीयर डायग्राम बनता है। सपोज मान लो एग्जांपल दे रखा है, जैसे दो जिले दे दिए और दोनों का क्षेत्रफल दे रखा और फिर हमने उसी मापक के आधार पर स्फीयर का आकार भी निर्धारित करा है। जिसका ज्यादा है क्षेत्रफल उसका आकार भी बड़ा है, और जिसका कम है क्षेत्रफल उसका आकार भी क्या है, छोटा है। तो इस तरीके से ये थे आपके 7 डायग्राम के प्रकार, 7 प्रकार जो डायग्राम के बता रखे हैं।
डायग्राम जिसे कहते हैं विविध डायग्राम